अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो मौजूदा जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं वो इतनी सूदमंद नहीं हो रही और ना ही महंगाई कंट्रोल हो रही है। अगर हम गरीब बंदे की बात करते हैं तो शायद उसके लिए 3 वक्त का खाना क्या 1 वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा हमारी इकॉनमी इस वक्त किस तरफ जा रही है, खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन था ग्रीन पाकिस्तान, और खास तौर पे इंडस्ट्री की तरफ भी हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। तो देखते हैं कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर अमजद साहब। डॉक्टर अमजद साहब सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसके अलावा पाकिस्तान के एक मानाज बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं सर कि आप चूंकि पीटीआई से भी आपका बड़ा गहरा तल्लुक है सर, क्या वजह है अगर पीटीआई की हुकूमत से इस वक्त सबसे ज्यादा अवाम को शिकायत है तो वो महंगाई है। सर, क्या वजह है कि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? और इसके अलावा अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी पे उनकी ग्रिप उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे साहब? बहुत शुक्रिया एजाज साहब। ये आपने जो सवाल किया ना उसके अंदर ही इसका किसी हद तक जवाब जो है ना वो छुपा हुआ है। जी जी। बात ये कि जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती है ना और उसको जो कंट्रोल करना होता है उसमें जो मेजर रोल है वो एक तो ब्यूरोक्रेसी का होता है और दूसरा ये है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या स्टॉकिस्ट हैं या इन्वेस्टर हैं, जी जी। दूसरा उनका रोल होता है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या इन्वेस्टर या स्टॉकिस्ट या जो मार्केट में करते हैं ये कारोबार, अगर वो हुकूमत से ये कंट्रोल में ना आए या कोऑपरेट ना करें तो हुकूमत बहुत कोशिश के बावजूद भी महंगाई को कम नहीं कर पाती। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसको जब कंट्रोल करना होता तो आपको ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामिया चाहिए, और अगर इंतज़ामिया पे भी जो इंतज़ामिया आपके साथ उस तरह नहीं कोऑपरेट करती जैसा कि वो पिछली हुकूमतों से कर रही थी, तो नेचुरली उन लोगों को पकड़ना फिर उनके से रिकवर करना या उनको इस लाइन पे लगाना है कि वो इन चीज़ों से दूर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इससे पहले हुकूमत थी, स्पेशली जो नून की हुकूमत थी, जी जी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी अपनी जड़ें गाड़ी हुई थी, क्योंकि पंजाब में उनकी कितने मतलब आप समझे कि दहाइयों से हुकूमत रही है। ऐसा ही मरकज़ में 3 दफ़ा हुकूमत रही है। तो जब ये हुकूमत उनके पास इतना अर्सा रही है तो इसमें उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को इंडक्ट किया, प्रमोट किया, मुख्तलिफ पोजीशनों पे लगाया। अभी भी मैं समझता हूँ कि खान साहब के इर्द गिर्द और इवन पंजाब में जो बड़ी पोजीशनों पे लगे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग, वो उसी हुकूमत के दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो उनकी अभी तक हमदर्दियाँ मेजॉरिटी की अभी उनके साथ ही वाबस्ता है, क्योंकि उनसे उन्होंने फ़ायदा भी लिया और सोच रहे हैं कि शायद अगर कभी वो दोबारा आते हैं तो उनको वहीं से एक तो वो एक प्रॉब्लम है। हालांकि हम खान साहब को मशवरा भी देते हैं, अपनी पार्टी में भी बात करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे इम्पोर्टेंट पोजीशन है, जहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना होता है, पब्लिक को रिलीफ देना होता है, वहाँ पे आप जो लोग हैं उनको चेंज करें, उन पे वो लेके आए जो आपकी बात सुने। आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर पाए, लेकिन वो कुछ हमें समझ नहीं आती कि उन पोस्टों पे अभी तक वो कैसे विराजमान है और उनको वहाँ पे लगाने वाले कौन लोग हैं जो खान साहब को भी उन्होंने इस हद तक मनाया हुआ है या खान साहब को इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि वो चेंज नहीं कर पाते। ये तो ब्यूरोक्रेसी की बात आ गई। ठीक है। उसके बाद आप अगर वो ले बात को प्रोडक्ट की वजह से मैंने बात की कि जो लोग इसमें पैसा बनाते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सबके सामने हैं, जैसे शुगर है सारे सामने हैं, लेकिन हैरत की बात है कि हुकूमत ने वो एक रिपोर्ट भी शाया की, उनके खिलाफ FIA को केस भी दिया, फिर उनके खिलाफ एक कमीशन भी बना, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तक खातर खा ना तो वो लोग पकड़े गए हैं, ना उन्होंने कोई पैसा रिकवर किया, बल्कि उन्होंने मजीद रेट बढ़ा के पैसा कमाना शुरू कर दिया। अगर आप चंद दिनों की न्यूज़ अगर आप देखें तो उसमें आ रहा है कि जी इतने लोगों को पकड़ लिया, इतने लोगों के गोदाम जो है सील कर दिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये सब कुछ हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आवाम को जाएगा तो आवाम खुश होगी।
बिल्कुल ऐसा। खान साहब तो कर रहे हैं, लेकिन जब खान साहब ये बंदों की इतनी पकड़ देकर वो सख्ती करते हैं, उतना ही वो जो एक हल्का अहबाब है या ये जो लूटर्स हैं या ये जो कमीशन एजेंट है, उतने ही ज़्यादा फिर एक्टिव होकर दोबारा अटैक करते हैं और चीज़ों को फिर बढ़ा देते हैं। तो अब किस हद तक ये खान साहब की पॉलिसी इफेक्टिव है या इफेक्टिव हो सकती है, अब आने वाले दिनों में देखना होगा। क्योंकि उन्होंने इसमें इस्लाहात के लिए, इसमें बेहतरी के लिए उन्होंने अपने जो रफ़क़ाए कार हैं या टॉप लीडरशिप है, उनको टास्क दिया है कि ये महंगाई को ख़त्म करना हमारा अब सबसे बड़ा अहम जो क्या कहते हैं नुक्ता है या हमारी प्रेफरेंस है। लेट्स सी क्या करते हैं। लेकिन इसमें ना तो वो स्टॉकिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कोऑपरेट कर रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेसी कर रही है, और अगर इस पे खान साहब का पूरा कंट्रोल ना हुआ तो ये महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा सर, कहा यह भी जाता है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो टीम है उनकी, वो इतनी एबिलिटी नहीं रखती या वो इस तरह की मुखलिस नहीं है जितना उनको होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये भी प्रॉब्लम है पीटीआई के साथ? देखिए, मुखलिस होना या ना होना इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये खान साहब को बेहतर पता होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो भी लोग हैं, इनको हमारी बातें पहुँचाई जाती हैं, हमारी डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है। मतलब जितने हम सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, तो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारी तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अब जो खान साहब तक एक्सेस है वो उन्हीं लोगों को है जो उनके एडवाइज़र है या उनके जो मिनिस्टर हैं। अब एडवाइज़र या मिनिस्टर जो हैं, जो उनको मशवरा देते हैं वैसे वो करते हैं। लेकिन इसमें अगर वो पीटीआई की जो सेंट्रल लीडरशिप है या जो इनकी मेन एग्जीक्यूटिव कमेटी, अगर उसको भी वो कभी बुला ले, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद वो भी कुछ अपनी इनपुट दे सकते हैं या इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं महंगाई कंट्रोल करने में या गुड गवर्नेंस में बेहतरी लाने के लिए। अब जैसे करप्शन की बात है ना, तो मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर एडमिट करूँगा कि जो ऊपर के लेवल की करप्शन है वो तो हमें नज़र नहीं आती। मतलब मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं या सेक्रेटरीज नहीं कर रहे होंगे या और टॉप लेवल के जो लोग हैं वो नहीं कर रहे होंगे, जो कि नून या पीपल पार्टी हुकूमत में होती थी। जी जी, उसमें करप्शन टॉप लेवल पे होती थी, नीचे इतनी नहीं होती थी। अब रिवर्स है। अब जो हकीकत है कि ये जो टॉप लेवल पे है ना, जो खान साहब के करीब है, उनकी बजाय कोई करप्शन ना हमने देखी है, ना समझ आ रही, ना रिपोर्ट हुई है। लेकिन करप्शन नीचे के हद तक, यानी आप यूँ समझे कि कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस है या रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी वो होते हैं, या जो रजिस्ट्री और महारत, उससे नीचे तो करप्शन है। ये कोई मतलब हम इस बात को एडमिट करते हैं। मैं खुद कई दफ़ा मुझे यानी कि जब तक कुछ पैसे नहीं दिए, किसी ने काम नहीं किया, फिर खैर चलो हमारी पहुंच है, हम कह के सिफारिश भी कर लेते हैं। लेकिन आम पब्लिक को उस लेवल पे रिलीफ देना मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। और जहाँ तक आपने वो मखसूस लोगों की बात की है जी, तो वो इस बारे में मैं कोई वाज़ेह कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर खान साहब तक ये बात जाती है तो मैं यही कहूँगा कि उन लोगों से बैठ के दोबारा डिस्कस करें और उनको कहें कि पार्टी की लीडरशिप से भी मुज़ाकरात करें और देखें कि जो वो मशवरा दे रहे हैं और जो हम देना चाहते हैं उसमें क्या फ़र्क है। क्या हमारे मशवरे अगर उसमें ऐड हो जाए तो क्या इन चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, या ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं, या ब्यूरोक्रेसी में उन पोस्टों पे जहाँ पे इस हुकूमत को कामयाब बनाने हो सकता है वहाँ पे हम अपने वो बंदे लाएं जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, जो खान साहब की तरह सोचते हैं, जो वो PMLN के जो शरीफ बरादर है उनकी तरह नहीं सोचते। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम नैब की बात करते हैं, नैब लोगों पे रेफरेंस भी बना रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन जैसे कि अभी पहले भी आपने कहा कि अभी तक हमें कोई रिकवरी नजर नहीं आ रही। अगर रिकवरी न होने की वजह से एक तो आम आदमी तक उसके असरात नहीं हो रहे, दूसरा इसकी वजह से हुकूमत भी बदनाम होती है। वो लोग यही कहते हैं कि था ही कुछ नहीं, अगर केस बनाए तो उसमें से क्या निकला। तो इस पे क्या कमेंट्स करते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आप देखें कि नैब ने तो बेभा बिलियन रुपीस कलेक्ट किया है, वो आपके सामने है। और जो करप्ट लोगों ने पैसा लूटा था मुल्क का, लेकिन उसमें अब जैसे आप अगर पॉलिटिकल लोगों की भी बात करें तो जो कराची का वो ग्रुप था, ओमनी ग्रुप था या मनी लॉन्ड्रिंग थी, उन्होंने बहुत सारा पैसा वापस किया है। वो शुगर इंडस्ट्री सिंध की, उनके खिलाफ थे केसेस, उन्होंने बहुत सारा पैसा वापस किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने वापस किया है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। और बलूचिस्तान में कुछ लोग सिविल और ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, उनसे पैसा रिकवर किया है। अब अगर आप ये बात करना चाहें कि नून के 3-4 बंदे जो पकड़े हुए हैं तो उनसे रिकवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने करप्शन ही इतनी वो क्या कहते हैं सिक्के बंद की है कि उसको इमीडिएटली उनसे पैसा निकालना इज़ नॉट दैट ईजी। रीज़न बीइंग क्या है कि अगर उन्होंने कंपनियां चाइना में बना ली, टर्की में बना ली, इंग्लैंड या यूरोप में बना ली, ठीक है, या पनामा में बना ली, वहाँ कंपनियां बनाई, बाहर से बाहर कमीशन ले लिया, उसका कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा दिया, या लोन जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट पे आए हैं इतने बड़े, उसके अंदर जो इनके हिस्से थे, अब उनके तो मतलब कैसे उनको पकड़ा जाए और कैसे रिकवर किया जाए। और फिर उनके जो पंजाब में मुख्तलिफ उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे, मुख्तलिफ जैसे साफ पानी का था या हाउसिंग आशियाना था, इस तरह के इतने सारे जो डिफरेंट उनके चीज़ें उन्होंने की थी, उसके अंदर भी वाज़े मतलब प्रूफ भी हैं, सर्टिफिकेट भी हैं और ट्रांजैक्शन भी हैं। अब वो नैब उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, केस भी चल रहा है। अब देखें किस हद तक वो कोर्ट उनको एक्सेप्ट करती है। और ये मतलब लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा नैब ने रिकवरी की है। सर, कहा यह भी जाता है जिस तरह ये लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं और ईद के बाद मुतवक्के है और अदम एतमाद का भी ये लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी के अलग हो जाने के बाद आप क्या समझते हैं, इनके लिए ये दोनों बातें मुमकिन होंगी? आप तो कहते हैं ना अलग होने के बाद, मैं कहता हूँ इकट्ठे भी हो जाए तो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर से मुफादात डिफरेंट है, एक बात। और नंबर 2, अदम एतमाद क्या लाएंगे? जब हमारे वज़ीर आज़म खान को, जब वज़ीर आज़म साहब ने देखा कि हमारे जो एक सेनेटर की सीट हमने लूज़ की है, हालांकि उसके साथ ही एक फीमेल की जो सेनेटर की सीट है वो हमने जीती उसी दिन, लेकिन हमने वो एक लूज़ कर दी। तो उन्होंने कहा यार ये हालात इस किस्म के कि ये मेरी वीकनेस शो होती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और हमारे पास वोट नहीं है। उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि मैं खुद से मैं लेता हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और आपके सामने है भरपूर तरीके से उन्होंने वोट लिया। मेरा ख्याल है 77 या कितने वोट भी उन्होंने ले लिए, हालांकि चाहिए कम थे, 71 चाहिए थे, तो उन्होंने लिया। अब ये तहरीक ला के क्या करेंगे? तहरीक ले भी आए तो उनके वोट कम तो नहीं हो सकते। एक तो ये बात है, ये चोर रखे जो मर्जी कर लें, तहरीक है तो ना तो आनी है और आगे तो कामयाब नहीं होनी पहले। और सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ भी लाए थे ना तहरीक, वो भी खत्म हो गई, नाकाम हो गई। अब रह गया इनका कि लॉन्ग मार्च करना है, इनके अपने मफादात हैं। मैं आपको बताऊं, नून इस वक्त डेस्परेट है, वो चाहती है कुछ भी हो, हम बस कुछ कर गुजरे और हम हुकूमत में आए या खान साहब को हटाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज से चलती है। वो देखती है कि हमारी सिंध में हुकूमत है, हम अगर फर्ज करें इनके साथ ये हरकत करते हैं तो हमारी अपनी सिंध की हुकूमत भी खतरे में चली जाती है। अब इस्तीफों की बात है कि इन्होंने शोर मचाया, इनको तो फर्क नहीं पड़ता, इनके तो चंद एक एमएनए है, ये रिजाइन दे देंगे, दोबारा इलेक्शन हो या और भी दूसरे लोग मुंतखब हो जाए। लेकिन वो क्या करें? वो रिजाइन देंगे तो उनकी तो पूरे सिंध में हुकूमत ही चली जाएगी। तो उन्होंने कहा हम नहीं रिजाइन देते, वहीं से इनका इख्तलाफ शुरू हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक एतमाद ये लेके आएंगे और या ये सारे मिलकर दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा सर, सेनेट में जो 7 वोट रिजेक्ट हुए यूसुफ रजा गिलानी साहब के एज ए चेयरमैन, उसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या कहानी थी सर? देखिए, ये इस कहानी का तो अब फरूक नाइक को पता होगा या गिलानी साहब को पता होगा। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि जिस वक्त वोट काउंट हुए थे या रिजेक्ट हुए थे, फरूक नाइक साहब उधर बैठे थे, उस वक्त तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, बाद में उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि उन्होंने कहा हम जी केस करेंगे, और फिर केस भी कर लिया। उसमें भी उनको पता चल गया कि वो जो भी चीज़ है वो इलीगल उसमें प्रोसेस नहीं हुआ। तो इसलिए अब कौन सा वोट रिजेक्ट हुआ, किस तरह हुआ, ये तो अब जिन्होंने रिजेक्ट किए हैं या आई डोंट नो किसने कराए हैं या कैसे हुए हैं, वो रिजेक्ट हुए हैं, उनको पूछना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस वक्त हम खास तौर पे ग्रे लिस्ट में हैं, आप क्या समझिए ग्रे लिस्ट में होने से हमें क्या नुकसानात हैं, और जब हम इससे बाहर आ जाएंगे तो हमें क्या फायदा हासिल होंगे? क्योंकि बिजनेस से भी आपका बड़ा गहरा तल्लुक, आपकी इस पे भी बड़ी गहरी नजर है, तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? देखिए, ग्रे लिस्ट में आने के उन्होंने बहुत सारे शवाहिद या बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि हमारे मुल्क में फाइनेंशियल जो करप्शन है या जो मनी लॉन्ड्रिंग या बहुत सारे ऐसे हैं इलीगल तरीक़ों से जो चीज़ें होती हैं,
उन्होंने कहा था यार इनको आप लेजिस्लेशन में लेके आए तो हम उसमें से निकाल जी। देंगे। तो इन्होंने वो एक अमेंडमेंट की और उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। हालांकि उस अमेंडमेंट में भी अपोजिशन ने अपना मतलब हासिल करने के लिए कहा कि हम इस अमेंडमेंट को करते हैं लेकिन इसमें हमारी भी ये चीज़ें चार डाल लें, जिस पे यानी नैब से बचने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट दिए जो कि हुकूमत ने नहीं माने। तो वो खैर अमेंडमेंट आ गई, वो असम्बली में पास हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने अभी 2 या 3 और पॉइंट है कोई उन्होंने कहे हैं कि भी ये भी आप करें। तो उन्होंने एक नरम रवैया अख्तियार किया और मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने जो टाइम दिया उसमें इंशाल्लाह वो चीज़ें भी अप्लाई हो जाएंगी और हम उसमें से निकल आएंगे। उसमें ये होता है ना कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जब आपको पैसा देते हैं, ग्रांट देते हैं, लोन देते हैं, वो अफेक्ट आता है। जब आप मनी की ट्रांजैक्शन होती है उसमें आपका अफेक्ट आता है। तो इस तरह ये जो ओवरऑल उसकी इकॉनमी को कंट्रोल करना या इकॉनमी को एक्सपैंड करना या इकॉनमी को बेहतर करने में ये हर्डल्स आती हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हम पे इम्पोज कर देते हैं। तो अगर उसमें से निकल जाएंगे तो आई थिंक कि हमारे जो ताल्लुकात हैं तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेहतर हो जाएंगे और जो हमें डोनर्स हैं उनसे भी बेहतर हो जाएंगे। हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं तो यही समझता हूँ वो कि आई एम नॉट मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। सर आपका फार्मास्यूटिकल से भी आपका बड़ा गहरा तल्लुक है। आप ये बताएं कि खासतौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आमिर कियानी साहब की उनकी वजह से अदवात की जो कीमत थी लोगों को वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस पर क्या कहेंगे सर आप? इसमें देखें हमने तो ना कोई कीमत बढ़ाई है। मैं अपनी बात करूंगा, हमारी भी फार्मास्यूटिकल फर्म है, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, तो हमने तो ना बढ़ाई है ना हमने कोई ऐसी डील की है कि मैं अगर उसमें होता तो मुझे कुछ ना कुछ पता चल जाता। मैंने भी आपकी तरह सुना ही है कि इस तरह ये कोई स्कैंडल बना था, उसके बाद फिर वो उसकी वजह से उन्हें अपनी मिनिस्ट्री भी उनकी चली गई। उसलिए कि इमरान खान साहब जो है ना वो इस तरह सोचते हैं कि अगर मेरे किसी आदमी पे एक मेजर एलिगेशन लगता है या कुछ होता है तो अगर वो उसी पोजीशन में रह के फेस करेगा तो शायद वो उसकी सही ईमानदारी से तहकीक नहीं हो सकती। इसलिए जब जहांगीर तरीन साहब पे लगा था तो उन्होंने उनको भी कहा स्टेप बैक कर जाए और इसी तरह इनको भी कहा स्टेप बैक करते हैं। अगर कुछ होगा तो आपको सजा हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अब इतने साल हो गए, अगर इसमें कुछ था या है तो फिर उसमें उनको उसका फेस करना पड़ा होगा या करेंगे। लेकिन अभी तक ही इज़ फाइन, ही इज़ रनिंग द पार्टी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ प्रूव हुई है। ठीक हो गया सर। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ग्रीन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा विजन है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी उगाए जा रहे हैं। सर पेट्रोल की भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा इन्वायरमेंट जो धुआं है उसको भी कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो सर इस सिलसिले में आप ये बताएं कि हमारे इंडस्ट्रियल क्या कर रहे हैं? इसमें दो चीज़ें ना, हमारी हम तो जो कर रहे हैं वो भी उसी से लिंक है प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन से। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये जो विजन दिया है ग्रीन पाकिस्तान का और बिलियन ट्री का, और उसमें हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जो इसमें मेजर रोल अदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रीन पाकिस्तान के लिए ये जो प्लांटेशन है फॉरेस्ट को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं तो ये जो है इससे एनवायरनमेंट नेचुरली बेहतर होगा। अब इंडस्ट्रियलिस्ट की बारी आती है कि वो क्या कर सकते हैं। वो हमने भी जो कुछ किया मेरा ख्याल है वो भी इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू द फेडरल गवर्नमेंट, अमीन असलम साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे कि इन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बेशुमार इंसेंटिव दिए। मतलब इन्होंने कहा कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं इजी टर्म पे। उसके बाद उन्होंने उस पर जो सेल टैक्स है 1% कर दिया, ड्यूटी 1% कर दी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चीज़ यूज़ होगी या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या बनेगी उन पे ये सेल टैक्स 1% होगा। या जो इम्पोर्ट पार्ट हम मंगवाएंगे जो उसके अंदर यूज़ होंगे टू मेक इट इलेक्ट्रिकल वो ड्यूटी कम होगी। इससे एक बहुत बड़ा इंसेंटिव मिला है और इसमें सबसे पहल तो हमने की है। हमने तो ये जो पॉलिसी आने के बाद नहीं काम शुरू किया, हमारा तो 2 साल से इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क हो रहा था। तो हमारा ये विजन था हमारे
کہ بھی ہم موٹر سائیکل ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ ود ٹو ویلر جو ہے اس کو ہم الیکٹرک پہ کنورٹ کریں. کیوں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جب الیکٹرک پہ آپ کنورٹ کرتے ہیں تو کیا ہے اس میں سے انجن نکل جائے گا. جب انجن نکل جائے گا تو دیر از نو کنزمپشن آف موبل آئل اور پیٹرول. دوسری بات یہ ہے کہ انجن کی ویئر ٹیئر نہیں ہوگی, اس کی آپ کو وہ نہیں کرانی پڑے گی کہ پلگ چینج کرنے ہیں, ٹیوننگ کرنی ہے, غراری چین یہ وہ نہیں ٹوٹتا. تو ایک جو بندہ جو چلا رہا ہے نا موٹر سائیکل اس کو یہ فیسلٹیز مل جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو آواز ہی کوئی نہیں ہے. تو آواز کی بھی ایک پولوشن ہے. اب آپ دیکھیں 10 بائک جا رہی ہیں اور کبھی کبھی رات کو لوگ ہیوی بائک چلاتے ہیں تو آپ کو نیند سے بھی اٹھا دیتے ہیں. تو اس کا کوئی آواز ہے ہی نہیں, آپ کے پاس سے گزر جائے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جناب موٹر بائک گئی ہے. آواز نوائز وہ پولوشن. پھر اس کے بعد جو اس کا دھواں ہے, اب دیکھیں دھواں سموک ہے. شہر میں جو بڑی سڑکوں پہ 100 کیا 1000 آف موٹر بائک چلتے ہیں, جب وہ چلتے ہیں تو کتنا دھواں ہے. اگر وہ دھوئیں کو آپ کاؤنٹ کریں تو فضا کو کتنا پلیوٹ کر دیتے ہیں. یو جسٹ کمپیئر کہ جب آپ کا کرونا تھا تو اس وقت یہ سب چیزیں بند تھی تو کتنا انوائرمنٹ کلین تھا, اب پھر اسی طرح گندا ہونا شروع ہو گیا. تو سو پولوشن کو بچانے کے لیے اور پھر حکومت کا ایک اور اس میں تھا واحد ایک انسینٹو کہ اس میں فیول کی کنزمپشن ہے پیٹرول کی. اب پیٹرول ہم خود تو بہت تھوڑا سا بناتے باہر سے لاتے ہیں تو وہ پیٹرول میں ہمارا ڈل جاتا ہے پھر ریفائنری پہ. تو یہ مطلب یہ کہ اس سے ہم نے پیٹرول کو بھی بچایا, سموک فری کر دیا, اس کے بعد نوائز فری کر دیا. تو یہ ہم نے الیکٹرک موٹر سائیکل بنایا جو جولٹا کے نام سے پہلی کمپنی ہے جنہوں نے بائک روڈ پہ لے آئے ہیں. اور اس میں تو میں کہتا ہوں کہ ینگسٹر کو بہت انوالو کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے ایک اسکوٹی لانچ کی ہے جو بڑی ایزیلی سستی سی ہے, آرام سے لڑکیاں اسکول جائیں, کالج جائیں, بازار جائیں, عورتیں وہ یوز کریں. لڑکوں کے لیے بھی اس میں ہے اور اس کا خرچہ 500 سے 1000 روپے مہینہ ہے, جبکہ عام موٹر سائیکل 5000 ہے. اب گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہیں, انشاءاللہ آنا چاہیے لوگوں کو. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس پالیسی کا فائدہ اٹھائیں, گرین پاکستان کو مزید گرین بنائیں اور پولوشن فری پاکستان بنائیں. سر ایک دو باتیں صرف مختصر سے مجھے بتا دیں, یہ جو آپ نے بائک بنائی ہے سر اس کی بیٹری اگر چارج کی جائے تو یہ کتنے کلومیٹر تک چل سکتی ہے, اور اس کی جو پرائز ہے کیا وہ عام آدمی کے بس میں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو اس کے اندر بیٹری ہے نا, جو موٹر ہے وہ تو پچھلے ویل کے اندر لگائی گئی ہے, ٹھیک ہے, تو ویل کو وہیں سے وہ چلاتی ہے. جیسے اب نئی گاڑیوں میں نا جو فرنٹ ویل آیا تو فرنٹ ویل کے اندر ہی وہ ایکسل چلتا ہے, انجن چلاتا ہے اس کو. تو اس میں بھی ایک تو وہ ایڈوانٹیج ہے چین غراری درمیان میں. دوسری اس میں یہ کہ یہ جو بیٹری ہے نا یہ 3 قسم کی بیٹری, ایک تو ڈرائی بیٹری لیڈ والی بیٹری ہے, دوسری ہے لیتھیم ہے, تیسری جو ہے نا وہ سپر کیپیسٹر ہے. تینوں بیٹریوں کی لائف بھی ڈفرینٹ ہے, ایک کی 3 سال ہے, 5 سال ہے اور پھر 30 سال ہے سپر کیپیسٹر کی. پھر چارجنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو جو نارمل بیٹری ہے وہ اوور نائٹ لیتی ہے چارج کرنے میں, جو یہ جو ہے لیتھیم کی وہ 2 hours لیتی ہے, اور جو سپر کیپیسٹر ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ میں چارج ہو جاتی ہے. بٹ آل بیٹریز ہیو اے ڈفرنٹ پرائز, تو جیسے بیٹری چینج کریں گے وہ آپ کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. رہی بات کلومیٹر کی کہ جو ابھی ہم نے 70 نکالا ہے اس میں 100 کلومیٹر ون ٹائم چارج میں ون کین گو. تو آپ 100 کلومیٹر چلائیں, اس کے بعد پھر آ کے آپ چارج کر لیں. اگر آپ کو 200 چلانی ہے تو چارج کر کے دوبارہ چلا لیں. اگر 100 سے کم ہے, نارملی پیپل ڈونٹ ڈرائیو لائک مور دین 100, تو وہ رات کو آ کے چارج کریں. اور چارج کیا ہے کہ نارمل سوئچ میں آپ نے لگانی, جیسے یہ سوئچ لگا ہوا ہے تو اس میں چارجر لگائیں, چارج ہو جائے گی, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس کی پرائز کے بارے میں سر تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں ہمارے. اس میں پرائز جو ہے نا جو اس وقت چونکہ اس میں بیٹری انوالو ہے اور موٹر انوالو ہے, تو وہ چونکہ بیٹری کی پرائز زیادہ ہے, دیٹ از مور دین انجن, تو اس کی وجہ سے اس کی پرائز ابھی تک تو آپ یوں سمجھے کہ جو ہونڈا موٹر سائیکل ہے اس کی پرائز کے قریب ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن جو چائنیز آتی ہیں یہاں پہ پاکستان میں دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہیں, جو انجن امپورٹ کرتے ہیں اور اسپیئر پارٹ یا گلی محلوں میں بنا کے بناتے ہیں, اس سے نیشنلی زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہونڈا کو کمپیٹ کر رہے ہیں. رائٹ, کیا یہ سر ابھی مارکیٹ میں اویل ہے؟ یہ جی ہم نے اس کی دسمبر میں لانچ کیا تھا, سافٹ لانچنگ کی ہے. ابھی اس کی جو پراپر لانچنگ ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کریں گے, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے. تو لیکن یہ کہ ہم نے اس کو ٹرائل بیسس پہ مختلف شہروں میں ہم نے کچھ بائکس دی ہیں, چل رہی ہیں, تو کافی زیادہ آرڈر ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے اس کی اوپننگ ہو جائے تو دین وی ول اسٹارٹ اس کو نا
पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान में फैल जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे नाजरीन को गवर्नमेंट की तरफ से क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान है, कोरोना की वजह से परेशान है, और जैसे मुल्क की सिचुएशन जा रही है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से उनको क्या पैगाम देंगे सर? देखिए, कोरोना में तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है ना, ये मास्क, अभी तो चूंकि मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ तो मैंने ये मास्क भी उतार दिया, लेकिन बात ये कि मैं भी हर वक्त मास्क पहनता हूँ। मैं गाड़ी में बैठूँ, दफ्तर में जाऊँ, घर जाऊँ, मैं पहन के जाता हूँ। घर चला जाऊँ तो फिर चूंकि एनवायरनमेंट एक होता है तो वहाँ पे आप मास्क उतार सकते हैं, अपने रूम में उतार। एक तो दिस इज मस्ट। नंबर 2 ये है कि आप अपने हाथों पे सैनिटाइजर लगाएं। तीसरा, उसको धोएं अगर इधर उधर आप हाथ में लाते हैं। एक तो कोरोना की बहुत ज़्यादा आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। पहले फर्स्ट वेव आई, फिर दूसरी आई, दूसरी उससे ख़राब थी, अब तीसरी आने वाली है या आ रही है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत की तरफ से भी और एज ए ह्यूमन बीइंग की तरफ। दूसरी, आपने बात की है महंगाई की, तो मैं भी आवाम के साथ हूँ। मैं लोग पिस रहे हैं, हमारे घर में भी चीज़ें महंगी आती हैं, हमारे भी घर वाले शोर करते हैं, तो हम हुकूमत को भी कहेंगे इस आपके हवाले से भी, और वैसे भी हमारा जो हुकूमत के साथ जो राब्ता है पार्टी लेवल पे, उस पर हम कहते हैं, इंशाल्लाह कहेंगे कि वो लोग जो महंगाई पैदा करते हैं स्टॉक करने की वजह से, चोर बाजारी की वजह से, प्रोडक्शन रोक के करते हैं, उनकी मेहरबानी, उनको हम दरख्वास्त करेंगे कि आप रहम करें, और ख़ास तौर पे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मैं करें। पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं कि जब कोई मजहबी त्यौहार आते हैं, स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे क्रिसमस आता है, यार वो सेलें लगा देते हैं, वो लुटा देते हैं, फ्री देते हैं। हम इतने कम वक्त हैं मुसलमान कि हम रमज़ान में आके लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं, लेकिन हर चीज़ की प्राइस बढ़ा देते हैं। तो खुदारा आप आवाम को रिलीफ दें। ये रमज़ान में आप जो डबल कमाई करते ना करें, बल्कि चीज़ें सस्ती करें। अल्लाह वास्ते दे गरीबों को। ठीक हो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, जहाँ तक पीटीआई की हुकूमत का तल्लुक है, तो पीटीआई को विरासत में इतने ज़्यादा मसाइल मिले कि उनको हल करते हुए कुछ वक्त चाहिए इस गवर्नमेंट को। और जहाँ तक खान साहब मदीना रियासत की बात करते हैं, तो रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनी थी, उसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार था, और इंशाल्लाह हम रियासत मदीना की तरफ गामज़न हो चुके हैं, हमारा पहला कदम उठ चुका है। और कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी एहतियात है। आप मास्क का इस्तेमाल करें, अपने फासलों को कम रखें, ऐसे एतमाद से ग्रेज करें जहां लोगों का ज़्यादा जो है मजमा हो। इसके अलावा जो ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब था हमारे इमरान खान साहब का, डॉक्टर साहब ने एक ऐसी, इनकी कंपनी ने एक मोटर बाइक बना दिया है जिससे ना तो पोल्यूशन पैदा होती है, जिससे पेट्रोल भी इस्तेमाल नहीं होता, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।